नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज मार्च महीने की करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जो सेकंड ग्रेड का री एग्जाम होने वाला है उनके लिए तो ये काम की है ही साथ अब वैकेंसी का दौर शुरू हो चुका है। तो आप लोगों के जिस भी वैकेंसी में राजस्थान का करंट पूछा जाता है उन सभी में ये काम आने वाली है। जूनियर अकाउंटेंट के अंदर भी काम आने वाली है, सभी के अंदर। तो ये मार्च महीने की जो क्लास है ना, इसमें से सवाल बहुत सारे बनते हैं क्योंकि यहाँ पे पुरस्कार बहुत सारे दिए जाते हैं। निश्चित रूप से मार्च महीने की क्लास के अंदर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। एक क्लास आज दे रहा हूं, एक क्लास कल दूंगा। दो पार्ट में ये पूरी होगी क्योंकि मार्च महीने में करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में आप लोगों को एक पार्ट तो दे रहा ही हूं मैं, और बहुत सारे अवार्ड पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं ना, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। निश्चित रूप से प्रश्न बनता ही बनता है, जैसे कि मीरा पुरस्कार है, माघ पुरस्कार है, इनसे प्रश्न बनता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपन क्लास की ओर। सबसे पहली स्लाइड आप लोगों के लिए आ चुकी है, राजस्थान साहित्य उत्सव 2023। राजस्थान साहित्य उत्सव, जिसे साहित्य कुंभ के नाम से भी जाना गया। क्या कहा गया? साहित्य कुंभ। साहित्य कुंभ के नाम से भी जाना गया। इसका आयोजन हुआ है 25 से 27 मार्च 2023 के मध्य। कब हुआ है? 25 से 27 मार्च 2023 के मध्य। यदि पूछे आयोजन कहां हुआ है, तो आयोजन हुआ है उम्मेद उद्यान जोधपुर में, और उम्मेद उद्यान के भी जनाना बाग के अंदर आयोजन हुआ है। यहाँ पे ये जो आप आयोजन का फोटो देख पा रहे हो, राजस्थान साहित्य उत्सव का ही फोटो है, और इसे साहित्य कुंभ के नाम से जाना गया है। और ये राजस्थान सरकार की वेबसाइट से ही लिया गया ये फोटो है। तो देखो, कला एवं संस्कृति मंत्री कौन? बीडी कल्ला। बीडी कल्ला। और कल्ला साहब को तो आप तो अच्छी तरह से जानते ही होंगे क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हो, तो आपको इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो संस्कृति मंत्री द्वारा साहित्य कुंभ 2023 का शुभारंभ, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संदेश के माध्यम से प्रेषित की शुभकामनाएं। इसमें साहित्य मनुष्यों को अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और जनाना बाग के अंदर ये, ठीक है ना। अब साहित्य पुरस्कार कौन कौन से दिए हैं ये अपन को पढ़ना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पुरस्कार किसको दिए वो पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, राजस्थान संस्कृत अकादमी के पुरस्कार दिए गए, जिसमें से प्रमोद कुमार शर्मा को दिया गया है माघ पुरस्कार। और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट का जो भी साइन हो वो इसके अंदर लगा देना। ये पुरस्कार जो है इनको दिया गया माघ पुरस्कार, इस साल का 2023 का प्रमोद कुमार शर्मा जी को दिया गया है, ठीक है। गोपाल वेबभंगन ऐसी कुछ इनकी रचना है, उसके लिए दिया गया, संस्कृत रचना है, ठीक है। इसी अकादमी से एक त्रैमासिक पत्रिका भी निकलती है जिसका नाम ध्यान रखना, स्वर मंगला। ये हालांकि नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ पे ये प्रमोद कुमार शर्मा वाला जरूर पूछा जाएगा। चलिए मैं आपको इनकी है ना रचना भी लिखवा देता हूं, मेरे पास में है, इनकी रचना का नाम है, ताकि यदि पूछ ले रचना तो आप लोगों को थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी। एक मिनट इंतजार करें आप, सिर्फ मैं इनकी रचना लिखा देता हूं। हाँ गोपांगना वैभवम, ये रचना का नाम है। इनकी रचना कौन सी है? गोपांगना वैभवम। गोपांगना वैभवम। अब मैंने पढ़ी तो थी, लेकिन बीच में क्या है, ये करंट की चीजें जो होती है ना, हाथों हाथ कई सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, और कई सारी चीजें अब हमें तो एग्जाम देना नहीं है, आप लोगों को देना है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों के दिमाग में आ जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखी है। और आप लोगों को ये भी पता था कि सर के दिमाग से स्लिप हो गई और फिर सर ने जो हमें लिखवाई है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न बन गया ना, तो आप सही करके आओगे। और अपना मकसद क्या है? प्रश्नों को सही करना। तो गोपांगना वैभवम रचना के लिए प्रमोद कुमार शर्मा जी को यह माघ पुरस्कार दिया गया। और एक अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार ये बनवारी लाल गौड़ को दिया गया। अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार किसे दिया गया? अंबिका दत्त व्यास दिया गया बनवारी जी को। ऐसे शॉर्ट में याद रखा करो कि अंबिका दत्त व्यास बनवारी जी को दिया है। अब बनवारी लाल गौड़ वहां पे ये देंगे, ऐसे नहीं दे देंगे बनवारी कुमार शर्मा, बनवारी लाल गौड़, बनवारी सिंह, ऐसे थोड़ी देंगे, सारे बनवारी नाम से नहीं देंगे ऑप्शन। ऑप्शन बनवारी नाम से एक ही मिलेगा, यदि आ गया तो बनवारी लाल गौड़, ठीक है। तो अंबिका दत्त, बनवारी लाल याद रह जाएगा। फिर देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। वो किन्हें दिया गया? डॉक्टर दिविक रमेश और डॉक्टर प्रबोध गोविल और कलाधर्मी चांद मोहम्मद, इन तीनों को। कौन सा पुरस्कार? पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है। बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये इन्हें दिया गया। अब देखो, ये नाम जो है, इसमें से प्रश्न बनने की संभावना मैं बता दूं कम है। इस फैक्ट में से बनने की संभावना कम है, यहां से बनने की संभावना ज्यादा है।
और इसमें भी आज की क्लास में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो रहेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, और वो प्रश्न बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड में मैं बताऊंगा। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 उदयपुर द्वारा जो दिए जाते हैं, इसमें इनका सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार, ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार है। और ये इसके लिए लगा देना आज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रति सक्सेना को, मतलब एक अंदर से आवाज आती है ना कि ये प्रश्न कहीं ना कहीं बनेगा। और जब मैंने जो जो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर छंटवाए और जिनके लिए मतलब ये फीलिंग्स आई है, वो निश्चित रूप से किसी न किसी एग्जाम में बन गया है, ठीक है। अब सिक्स सेंस के तो चाहे कुछ भी है, लेकिन ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा ही देना। मीरा पुरस्कार रति सक्सेना, ये भूलना ही नहीं आपको। इनकी कृति है एक हंसी एक प्रार्थना, और राशि दी जाती है 75,000, ठीक है। हंसी एक प्रार्थना, ये जयपुर की मूल निवासी है। ये रति सक्सेना जो है ना, ये जयपुर की मूल निवासी नहीं है, जयपुर में हाल ही में ये जयपुर रहते हैं, और मूल निवासी जो है ये केरल की है, मूल निवासी केरल की है, ठीक है, और जयपुर में हाल ही में रहते हैं। हंसी एक प्रार्थना कविता संग्रह है इनका, इसके ऊपर इनको ये पुरस्कार दिया गया, मीरा पुरस्कार। फिर अगला देखो, जनार्दन राय नागर पुरस्कार जो है ये डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को दिया गया। इसकी जो पुरस्कार राशि होती है वो 1 लाख। देवीलाल सामर पुरस्कार अजय अनुरागी, इनकी कृति रॉन्ग नंबर। इनमें से आपको कृतियां याद रखनी है, ठीक है ना, ये कृतियां पूछी जाती है कई बार सिर्फ कृति दे देते हैं और पूछते हैं ये पुस्तक किसकी थी, तो वहां पे फिर वो चीज जो है आपको याद रखनी जरूरी होती है। फिर रांगे राघव पुरस्कार भरत चंद्र शर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनकी कृति है पीर पर्वत सी। फिर सुधेंद्र पुरस्कार कवि मायामृग को दिया गया, मुझ में मीठा तू है, ठीक है ना। यही चीज यहां पे देखो, ये चीज जो आप देख पा रहे हो, ये इसी राजस्थान साहित्य अकादमी ने घोषित किए पुरस्कार उससे संबंधित है। रति सक्सेना को मीरा पुरस्कार, चंद्र प्रकाश देवल को जनार्दन राय नागर सम्मान, और भरत चंद्र वर्मा को रांगे राघव पुरस्कार तथा सुधेंद्र पुरस्कार से कवि मायामृग होंगे। यानी कि ये 4 जो है, ये खुद ऑफिशियल साइट से इन्होंने ये इमेज बनाकर राजस्थान सरकार ने डाली है, तो अपन हल्के में कैसे लें। ये 4 पुरस्कार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है, उसमें भी मीरा पुरस्कार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा भी और भी है जो मैं अगली स्लाइड पे आपको देने वाला हूं, लेकिन उनपे फिर भी इतनी पकड़ नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये 4 इनको तो रट्टा मारना ही पड़ेगा, ठीक है, इसका कोई तरीका नहीं है, इनको तो बार बार पढ़ने से ही याद होंगे, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा देखो, शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार कुसुम अग्रवाल को दिया है, जिनकी कृति है हम सब एक है। सुमनेश जोशी पुरस्कार ये जो दिया गया है पुरस्कृत व्यक्ति तराना परवीन है, और रचना 108, ठीक है, रचना कौन सी है 108, तराना परवीन। अब कई विद्यार्थियों के दिमाग में ये भी आता, देखो जो पढ़ता होता ना उसके दिमाग में ये चीजें आनी स्वाभाविक है कि सर आपने तो बता दी है ये, अब हम याद कैसे करें। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि इन्हें याद कैसे रखा जाए। अब तो देखो, जब हम पढ़ते थे और हम कंपटीशन देते थे तो हमने भी याद किया है, अब आप कंपटीशन दे रहे हो तो आपको भी याद करना है। तो देखो, ये परंपरा रघुकुल रीत सदा चली आई, हमने जो देखी है वो आपको भी देखनी है। यदि सिलेक्शन लेना है, नहीं लेना है तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। इनके होगी, और 1 मिनट रुको, चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं ये थोड़ी सी इसकी सेटिंग सही कर लेता हूं, जितने स्क्रीनशॉट का याद नहीं आता है कहना। और ये जो आप पेज देख रहे हो ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, मानकर चलना, हल्के में लेना मत, फिर बाद में कहोगे कि गुरुजी प्रश्न आ गया था क्लास में से, हमने ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि सर पहले पढ़े होते तो ठीक रहता। तो देखो, इसके अलावा ये जो चीज है ना, मैंने इसलिए शामिल की है कि जब मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा तो साथ में अच्छे से आ जाएगा। ये जो है ना, विद्यालय और महाविद्यालय पुरस्कार के विजेता है, इनके ऊपर भी नजर मार लेना। और स्कूलों के नाम तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इनके ऊपर नजर मार लेना, इतना रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं, प्रश्न बनेंगे कम, लेकिन जानकारी आप तक पहुंच जाए इसलिए इसको शामिल किया मैंने, ठीक है। और इसके अलावा ये जितने भी हैं, जिसमें से मीरा पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रांगे राघव, सुधेंद्र, देवीलाल सामर, ये सारे के सारे, ठीक है। और बाकी इनकी रचनाएं भी साथ साथ में लिखी हुई है, और साहित्यकार भी और राशि भी है। तो ये टेबल आप लोगों के बहुत काम आने वाली है, इसलिए इसको शामिल किया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले लेना, लेकिन स्क्रीनशॉट में इतना सही नहीं दिखेगा, जितना मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तब आपको ये सही देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पुरस्कार वाले प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम आने वाले समय में होगा उनमें,
क्योंकि हर एग्जाम में पैटर्न रहा है, ये प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट, राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार विधेयक 2022, राइट टू हेल्थ। ठीक है, ये रहा राइट टू हेल्थ, RTH। और इस पे तो इतना बवाल हुआ राजस्थान के अंदर, वास्तव में इस जो डॉक्टरों की स्ट्राइक हुई थी इसको लेकर, इस दरमियान मांगे माननी नहीं माननी वो सब दूसरा पहलू है, लेकिन सबसे पहली चीज जो देखने में आई, असंख्य मौतें हुई। क्यों? जिसको ताबड़तोड़ चिकित्सा चाहिए उसको मिल नहीं रही थी। यहां प्राइवेट हॉस्पिटल तो छोड़ो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर भी स्ट्राइक पे थे। मैं खुद मतलब अपने परिजनों को लेकर इस दौर से गुजरा हूं, जहां मुझे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे जाना पड़ा, और चाहे कितनी पहचान हो काम नहीं आती। क्योंकि डॉक्टर के अंदर वो कहते हैं कि एका भी बहुत होता है। ठीक है ना, मतलब डॉक्टर पर्ची लिख रहा है और उसको फोन आता है कि भाई ये टाइम स्ट्राइक का, वो आधी पर्ची लिखकर वहां छोड़कर चला जाता है। मेरे सामने देखने की बात है। तो ये मतलब अब ये स्ट्राइक होना नहीं होना, ये सारे चलो उनकी मांगे थी, सरकार का ये विधेयक था, सब दूसरी बात है। लेकिन जो मैंने देखा वो ये है कि कई सारे व्यक्ति जो बच सकते थे उन्होंने दम तोड़ा है हॉस्पिटलों में, और ये हकीकत देखी सुनी बातें हैं जो वास्तव में मतलब हृदय उसमें विचलित सा हो जाता है उस सीन को देख के। चलिए अपन पढ़ते हैं इसको। RTH जो है राइट टू हेल्थ बिल है जो सरकार लेके आई है, और अपन ने बहुत सारी इस पे मतलब बहुत सारी न्यूज अपडेट, बहुत सारी डिबेट वगैरह बहुत सारी देखी। ठीक है, ये विधानसभा में पारित कब हुआ? एग्जाम की दृष्टि से देखें 21 मार्च 2023 को विधानसभा में ये पारित हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्रावधान है, इसका यदि उल्लंघन किया जाता है, ठीक है, इसका यदि उल्लंघन किया जाता है तो पहली बार उल्लंघन पर 7,000 रुपए दंड है, जुर्माना है, और दूसरी बार के अंदर 25,000 रुपए तक का जुर्माना है। इसमें क्या है, जिस व्यक्ति को तुरंत मतलब इमीडिएट चिकित्सा मिलेगी, उसके पास में पैसे नहीं है तो भी उसका पुनर्भरण जो है राज्य सरकार करेगी। इन शॉर्ट तो बात है ये। ठीक है, ये देखो ये इन्हीं का DIPR साइट से है, और राजस्थान ऐसा पहला राज्य हो जाएगा जहां स्वास्थ्य का अधिकार बिल लागू होगा। तो ये मतलब एक तरीके से ट्रम्प कार्ड कह सकते हो आप गहलोत जी का। एक ट्रम्प कार्ड ये है, एक 19 जिले बनाने वाला है, एक पेंशन OPS जो है वो लागू करने वाला है। तो ये 3-4 ट्रम्प कार्ड है। अब 1 लाख वैकेंसी का वर्गीकरण कर दे तो वास्तव में ट्रम्प कार्ड इलेक्शन से पहले आ जाएगा, वर्गीकरण आ जाएगा। वैकेंसी तो जून जुलाई में निश्चित रूप से आप देखोगे बैक टू बैक, कि फिर वो वाली बात हो जाएगी, इतनी वैकेंसी देंगे, इतनी वैकेंसी दोगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि तैयारी किसकी करें और छोड़े किसको। वो वाली बातें यहां पे वापस आएगी। शिकायत और निवारण हेतु शिकायत निवारण तंत्र विकसित होगा। इलाज नहीं मिलने पर या इलाज से संबंधित अन्य शिकायत के लिए 15 दिवस के भीतर उसी चिकित्सा संस्थान के प्रभारी को शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर बाद में और भी प्रावधान है शिकायत करने के। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल अपन और देखते हैं। देखो 21 मार्च 2023 को तो पारित हो गया है ये। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान स्वास्थ्य सरकार अधिकार विधेयक 2022 नाम है, और पारित कब हुआ है? 2023 के अंदर। दुर्घटना की स्थिति में जीवन रक्षा के लिए बिना कोई फीस नहीं डॉक्टर की, बिना चार्जेस का पूर्व भुगतान किए और पुलिस की रिपोर्ट के बिना इलाज शुरू किया जा सकेगा। ताकि क्या होगा कि जो व्यक्ति मतलब पीड़ित है वो दम नहीं तोड़े और उसको तुरंत इलाज मिल जाए और वो बच जाए कहीं ना कहीं। दुर्घटना में निःशुल्क परिवहन, ठीक है, उस समय निःशुल्क परिवहन और चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क इलाज एवं दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा, वो भी इसके तहत आया है। और बिल में चिकित्सकों, चिकित्सा कार्मिकों एवं चिकित्सा संस्थानों को भी सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है एवं उनके वित्तीय हितों को भी सुरक्षित किया गया है। यानी जब ऐसी मतलब पुनर्भरण की जब स्थिति आएगी तो वो पूरा हॉस्पिटल में नहीं डाला जाएगा, जबकि राज्य सरकार इसका पुनर्भरण करेगी। विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि एक तो क्या है, डॉक्टरों में भय हो जाएगा। ये चीज मैं साधारण बात में समझाता हूं, भय हो जाएगा कि मान लो जिसको पूरी जानकारी नहीं है तो जो भी लोकल आदमी है वो जाके भिड़ जाएगा कि अरे अधिकार है हमें फ्री इलाज का। प्रोसीजर को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाएगा, ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो डॉक्टरों के जो है मतलब उनके मतलब एक तरीके से खतरा मंडराता है कि मारपीट वगैरह हो सकती है। एक तो ये, फिर मतलब पुनर्भरण कौन करेगा इलाज का प्राइवेट हॉस्पिटलों में वगैरह, तो फिर बाद में ये बताया था कि सरकार करेगी। समय पर भुगतान के लिए ऑटो अप्रूवल का प्रावधान किया जा रहा है। आमजन के दायित्व एवं कर्तव्यों को भी प्रावधान में सम्मिलित किया गया है। शिकायत निवारण प्राधिकरणों में भी चिकित्सकों का समुचित प्रतिनिधित्व रखा गया है। ये सारी चीजें फिर बाद में उनको राजी करने के लिए ये चीजें फिर बताई थी कि भैया ये प्रावधान इसके अंदर किए जा रहे हैं, आपको इतनी
मतलब परेशानी नहीं होगी। राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था हिंसा और संपत्ति के नुकसान का निवारण अधिनियम 2008 तथा एसओपीएस 29 मई 2022 के द्वारा चिकित्सकों को सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, ये चीज मेन, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऐसी चीजों में जब भी ऐसे प्रावधान आ गए तो लोकल कोई भी व्यक्ति है वो जाकर सीधी मनमानी करने लग जाएगा। क्या हमें अधिकार है, राइट टू हेल्थ, हमें अधिकार है, हमें तो इलाज दो अभी का अभी, तो डॉक्टरों को खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस समय यहाँ पे ये चीज बताई गई कि आपको इसके तहत सुरक्षा भी दी गई है। ठीक है, तो ये था राइट टू। आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, 21 मार्च 2023। और आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर 7% बजट का 7% जो है वो चिकित्सा पर खर्च किया जाता है। चिकित्सा पर खर्च, अब बीमा उपलब्ध कराने में, इन सब चीजों में, ये सब में अभी राजस्थान अव्वल दर्जे पे चल रहा है। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट लेना है किसी को, ले लो फटाफट, ज्यादा समय नहीं लगाना स्क्रीनशॉट के लिए। नेक्स्ट, राजस्थान के 8 जिले, सबसे पहली चीज यहीं पे जहां से शुरू होता है वहीं मार्क। ठीक है, पढ़ते समय भी आपको ऐसे दिमाग में मार्क लगाने। 8 जिले, बात किसकी हो रही है, 8 जिले। अब आगे बात होगी टीबी की। ठीक है, सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन, यानी टीबी मुक्त से संबंधित है, टीबी मुक्ति से संबंधित सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022। इसके अंदर राजस्थान के 8 जिले चयनित हुए हैं, 4 तो रजत पदक के लिए और 4 कांस्य पदक के लिए। और निश्चित रूप से प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, वही चीजें शामिल की गई है स्लाइड के अंदर जो आने लायक प्रश्न है। तो यहां पे मैं चारों बताऊंगा, उससे पहले आपको यह बता दूं कि वाराणसी के अंदर विश्व क्षय दिवस पर आयोजित वर्ल्ड टीबी समिट में पीएम मोदी द्वारा दिए गए ये अवार्ड। ठीक है, मोदी जी द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं। और इसके साथ में यहां पे ये ध्यान रखना है, रजत पदक में 4 जिले कौन से हैं, जालोर, जैसलमेर, बारा और भीलवाड़ा, सिल्वर अवार्ड। और कांस्य पदक के लिए 4 जिले उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, ये दोनों ही अवार्ड श्रेणी है। और कुल मिला के वैसे कितने हैं, 8। लेकिन अपने जो है रजत और कांस्य में आए, गोल्ड में नहीं आए हैं। और रजत और कांस्य दोनों अलग अलग ध्यान रखना। और बता दूं, टीबी मुक्त राजस्थान, टीबी मुक्त राजस्थान का जो लक्ष्य है कि कब तक ये टीबी मुक्त राजस्थान का लक्ष्य रखा गया है, वो है 2025 तक लक्ष्य रखा है। ठीक है, टीबी मुक्त राजस्थान का लक्ष्य रखा है। टीबी उन्मूलन में राजस्थान वर्तमान में 4थे स्थान पे आया है लंबी छलांग के बाद। ठीक है ना, तो यहां पे ये ध्यान रखना है, एक तो ये 2025 वाला इंपॉर्टेंट है और 4 जिलों का युग्म, ये दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है। अब राजस्थान के अंदर सर्वश्रेष्ठ विधायक की बात करते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में ये अवार्ड दिए गए हैं, 20 मार्च 2023 को दिए हैं, जिसके अंदर वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड जो दिया है वो दिया है अमीन खान को, जो शिव विधानसभा, शिव कहां है, बाड़मेर के अंदर, शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक है। और दूसरा जो अवार्ड है वो दिया है वर्ष 2023 का अनीता बघेल, यानी कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनीता बघेल को दिया है, जो कहां की विधायक है, अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक है। 2022 वाला दिया है अमीन खान जी को और 2023 वाला दिया है अनीता बघेल। दोनों ही ए से शुरू होते हैं, ध्यान रख लेना। और सर्वश्रेष्ठ यानी कि ए ग्रेड, ठीक है ना, तो दोनों ही ए से शुरू होने वाले नाम है, अमीन खान और अनीता बघेल। और ये तो है भी अजमेर ए से ही, और ये है बी से बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर शिव, तो अमीन खान जी और अनीता बघेल। पूछ सके प्रश्न, गलत होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सुंदर कांति जोशी अवार्ड, ये क्रिकेट से संबंधित दिया जाता है, महिला क्रिकेट को प्रोत्साहन के लिए। और सुंदर कांति जोशी अवार्ड ऑलरेडी एक बार प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, वो बना था पिछले से संबंधित, तो अगला भी बन सकता है। और बहुत कम लोग हैं जिनका ध्यान इस पे जाता है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना कि ये किससे संबंधित है, महिला क्रिकेट से संबंधित। ये जो अवार्ड दिए गए वो इसका 4था संस्करण है। और कब दिए गए, 25 मार्च 2023 को इसकी घोषणा की गई। इसके अंदर 3 श्रेणी में अवार्ड दिए जाते हैं, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर। ठीक है, तो सीनियर श्रेणी के अंदर दिया गया है सुमन मीणा को, जिसकी राशि 21,000 रुपए होती है।
जूनियर श्रेणी में दिया गया है सिद्धि शर्मा को, जिसकी राशि 11,000 होती है, और सब जूनियर श्रेणी में दिया गया है पर्ल बाणावत, जिसकी राशि 5,000 रुपए होती है। ठीक है, ये जोशी परिवार द्वारा ही दिया जाता है, उनके द्वारा शुरू किया गया है। और सुंदर कांति जोशी अवार्ड किससे संबंधित है, ये भी शायद ये भी पूछा था, तो महिला क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, महिला क्रिकेट से संबंधित है। पिछली बार जो दिया था 2022 का जो दिया था वो आपके सीनियर श्रेणी में, सीनियर में दिया था सोनल कलाल, सोनल कलाल, और जूनियर श्रेणी में जो दिया था वो दिया था अनाया गर्ग, अनाया गर्ग। लेकिन ध्यान रखना ये कौन से हैं, 2022, और अभी 2023 वाले कौन से हैं, वो ये है। ठीक है, तो इसमें से गलत करके मत आना यदि पूछ ले। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये है आपके आईटी डे के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम। क्या है इसके अंदर, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का शिलान्यास किया गया है। कहां किया गया है, जोधपुर के अंदर। कब किया गया है, 20 मार्च 2023 को। कहां पे, जोधपुर के अंदर। बजट 200 करोड़। ठीक है, इसी के अंदर, इसी कार्यक्रम में एक योजना भी शुरू की गई जिसका नाम है मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना, इसी कार्यक्रम में। इसके अलावा जन आधार ई वॉलेट को भी लॉन्च किया है, और इन तीनों की डेट क्या याद रखनी है आपको, 20 मार्च 2023, 20 मार्च 2023, और ये जोधपुर के अंदर हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, इस आईटी डे के उपलक्ष्य में ये किया, इसका उद्देश्य क्या है, स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स किसे कहते हैं, जो छोटे छोटे जैसे बिजनेस शुरू करते हैं ना, इनोवेटिव, जैसे कि आप देखते हो एमबीए चाय वाला, बीटेक पानीपुरी वाली, और भी जयपुर जोधपुर के अंदर छोटे मोटे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। ऐसे ऐसे नाम, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके द्वारा बिजनेस को एक नए तरीके से शुरू करना, वो स्टार्टअप्स है। और स्टार्टअप्स और सर्विस प्रोफेशनल्स को विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध करवाना, ये इसका उद्देश्य रहा है। और आईटी डे, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, तो फिर आईटी डे के उपलक्ष्य में यह किया गया 20 मार्च 2023। पॉइंट टू बी नोटेड, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया। चलो अपन देखो, अनावश्यक बात बीच में करेंगे नहीं, क्योंकि सिचुएशन, मौके की नजाकत को देखते हुए क्लास को इसी फ्लो में लेकर चलेंगे। नेक्स्ट 28 मार्च 2023 को पन्ना धाय अमराजी भगत। अमराजी भगत एक तरह के मतलब यहाँ पे स्थानीय लोक देवता माने जाते हैं। ठीक है, लोक देवता। और कहां इनकी पूजा ज्यादा होती है, चित्तौड़गढ़ साइड वाले एरिया में। अमराजी भगत और केसरी सिंह बारट के पैनोरमा निर्माण हेतु 12 करोड़ की वित्तीय राशि स्वीकृत की गई है, वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है इनकी। ठीक है, पन्ना धाय, केसरी सिंह बारट और अमराजी भगत। अमराजी भगत के बारे में बता दिया, और पन्ना धाय और केसरी सिंह बारट के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेगुलर क्लासेस में मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूं। तो पन्ना धाय जो है उदय सिंह को जो बचाने वाली, वो उनका देखो, जो यहाँ पे पांडोली गांव है चित्तौड़गढ़, यहाँ पे पैनोरमा बनेगा। केसरी सिंह बारट का पैनोरमा शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, ये भीलवाड़ा वाला है, जयपुर वाला नहीं है, भीलवाड़ा के अंदर। और अमराजी भगत का भी चित्तौड़गढ़ के अंदर बनेगा, और इसके लिए कितनी 12 करोड़ की वित्तीय राशि स्वीकृत की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट 15 मार्च 2023 को जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार राजस्थान का दुग्ध एवं ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान है। राजस्थान का दूध और ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान है। और इसमें यह ध्यान रखना कि देश के कुल दूध उत्पादन का 15.5% राजस्थान करता है, और देश के कुल दूध उत्पादन का तो यह है, और ऊन उत्पादन का 45.91% राजस्थान करता है। दूसरे स्थान पर इसमें ऊन में आ जाता है आपके जम्मू कश्मीर। ठीक है, पहले स्थान पर राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बिहेवियरल लैब। अब बिहेवियरल लैब क्या है, बिहेवियर का मतलब क्या होता है, व्यवहार, यानी कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से संबंधित चीज आगे ये है भी उसी से संबंधित। ठीक है, सबसे पहले देखो ये कहां है, तो ये है जयपुर के अंदर, जयपुर के हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में इसकी स्थापना होगी। ठीक है, दूसरी चीज की स्थापना क्यों होगी, उद्देश्य क्या है, तो अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से, ये मध्याह्न नहीं है, ये माध्यम है, मिस टाइप है ये। ठीक है, अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से मानव व्यवहार का अध्ययन करना, यानी इसका नाम ही क्या है, बिहेवियर। अब बिहेवियर पे नाम है, यानी मानव व्यवहार का अध्ययन करना। इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा काम में आएगी।
बजट इसके लिए 1.22 करोड़ का है और संचालन इसका आईआईएम उदयपुर द्वारा किया जाएगा। चलेगी जयपुर में, लेकिन संचालन आईआईएम उदयपुर द्वारा होगा। लो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लियो, बड़ा आगे कितनी टाइम होगी, 25 मिनट होगी। चलो भाई नेक्स्ट। अब ये मतलब स्टूडेंट को हिलाने वाले फैक्ट है। ये हिलाने वाले क्यों है? क्योंकि नए जिलों की घोषणा। अब अभी जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन्हें बता दूं कि नए जिलों की सिर्फ घोषणा हुई है। अब इसके अंदर बहुत बड़े, बार बार बताता हूं, फिर भी कहीं ना कहीं कमेंट आ ही जाता है विद्यार्थियों के, सर नए आंकड़े तो आपने बताए। अरे नया आंकड़ा बताऊं कटूं? सरकार ने खुद नहीं ध्यान कौन, परिसीमन ही कौन हुआ, नया बताऊं कटाऊं? मतलब परिसीमन होगा, कई सारे वाद विवाद होंगे, कोर्ट कचहरी के केस चलेंगे और इस तरीके से कई सारी चीजें होंगी। अभी भी कई जगह जो है जिले बनाने की मांगे उठ रही है अभी भी। तो अभी इसके कोई ऑफिशियल डेटा मतलब नहीं आया, परिसीमन अभी हुआ नहीं है पूरी तरीके से। जब इसके डेटा आ जाएंगे तो आपको कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मानकर चलो। जब इसके डेटा आ जाएंगे तो हमें ज्यादा जल्दबाजी होगी बताने की। हमें का मतलब है सिर्फ मुझे नहीं आ रहा है, मतलब YouTube पे जितने भी शिक्षक है या ऑनलाइन, आजकल तो हर शिक्षक जो ऑफलाइन है वो ऑनलाइन भी है, ठीक है ना। आजकल कोई ऐसा शिक्षक है नहीं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ये एक अनिवार्य अंग बन चुका है। तो हर शिक्षक मैं कह रहा हूं ना, हर शिक्षक हर यूट्यूब जो भी चलाता है या बनाता है वीडियो, वो सारे आपके घर तक दरवाजा बजाकर देने आएंगे आंकड़े, कि भी आंकड़े आ गए, और बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो जब तक वो सारी चीजें नहीं देखने को मिलती तब तक मान के चलो 33 जिले ही पढ़ने हैं, अभी 50 हुए नहीं, और जब आ जाएगी तब आपको बता देंगे। तो इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी जितनी परीक्षा आ रही है उनमें आपको भूगोल पढ़ना ही है। जो छोड़ के बैठे थे कि भूगोल नहीं पढ़ना है, अब वापस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 17 मार्च 2023 को राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की, और उसी दिन से 17 मार्च से कई स्टूडेंट ने भूगोल की किताबें पैक करके रख दी, और अब वापस वो जो धूल मिट्टी साफ करके वापस निकाल रहे हैं कि अरे यार पढ़नी है। इस चक्कर में 2-3 महीने खराब कर लिए स्टूडेंट ने, आंकड़े आए नहीं। हमने पहले भी कहा था आपको, आंकड़े लेट आते हैं, ऐसी चीजें तुरंत अप्लाई नहीं होती है, लेकिन नहीं, हम तो बाद में पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे। अब वापस पढ़ो, क्यों? क्योंकि कॉलेज लेक्चरर का वैकेंसी आ गई, और जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आ गई, पटवारी की वैकेंसी आने वाली है, स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आने वाली है, रीट पात्रता की वैकेंसी आने वाली है, और भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो क्या भूगोल छोड़ दोगे? आंकड़े नहीं आएंगे, आखिर में पढ़नी है तो अपडेट तो रहना ही पड़ेगा। धूल मिट्टी जमी है तो निकालो किताबें वापस, भूगोल वापस पढ़नी पड़ेगी, वही पढ़नी पड़ेगी। जब नए आएंगे तब नए आएंगे, अभी तो यही चीजें हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात तो पढ़ लेना, नहीं तो करो इंतजार, और फिर बाद में दूसरे आगे निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये घोषणा कब की गई है? 17 मार्च 2023। संभाग कौन कौन से बनेंगे? बासीपा यानी बांसवाड़ा, सीकर और पाली। इन जिलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2000 करोड़ का बजट का भी प्रावधान है। और इसके बाद में राजस्थान में कितने? 50 तो हो जाएंगे जिले और 10 हो जाएंगे संभाग, ठीक है। अब अभी तो कोई पता नहीं है कि 50 ही होंगे, क्या पता और बढ़ाने पड़ जाए, ठीक है, और बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जगह जगह मांग चल रही है, तो इसलिए इसमें बहुत दाव पेच है। अच्छा, कौन कौन से जिले हैं वो ये नक्शा शामिल किया है, यहां से देख लेना। कोई मैंने नहीं बनाया है घर से नक्शा, मैंने खुद ने भी इंटरनेट से लिया है, जो मुझे परफेक्ट लगा वो चीज ली है। अब अभी कोई परिसीमन हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लो, अनूपगढ़, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और फलोदी, बालोतरा, सांचौर, सलूम्बर, ठीक है, शाहपुरा, गंगापुर सिटी, नीम का थाना, डीग, खैरतल, कोटपुतली, बहरोड, दूदू का तो सबसे तेजी से विकास हुआ है, बहुत तेज स्पीड से, जयपुर दक्षिण, जयपुर उत्तर, ब्यावर, केकड़ी, ये सारे नए जिले बनने वाले हैं। और कहां से बनने वाले हैं वो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने नक्शा भी दे दिया, इसके साथ में नक्शे से समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। नए आंकड़े आएंगे इसके, तो विश्वास रखो हम खुद बता देंगे आपको, ठीक है ना। तो ठीक है, चलिए, ये जो है ये फैक्ट भी मार्च का ही है, तो आपको याद रखना था। अब ये चीजें मैं बार बार बता चुका हूं, जिसको अभ्यास की आवश्यकता है वो अभ्यास कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और पीडीएफ आज कल वाली क्लास की नहीं डाली, आज मैं डलवाता हूं अभी पीडीएफ आपको। और शाम को जो है, अभी तो ये जब क्लास देख रहे हो, शाम को आपके आरबीएससी की क्लास भी आएगी, जो कंटिन्यू शुक्र शनि रवि चलती है। अपने किसी कारणवश कभी नहीं दे पाते, लेकिन आज जो है आपको मिलेगी ये क्लास। आज आरबीएससी की क्लास मिलेगी, कल भी मिलेगी, परसों भी मिलेगी, ठीक है ना। और बाकी जो रिवीजन वाली सेकंड ग्रेड की है वो भी शाम को देने की कोशिश करूंगा। देखो, एक दिन में 3-3 क्लास है, स्लाइड भी बनानी है, रिकॉर्ड भी करनी है, देना भी है, अपडेट भी रहना है, सब कुछ कर रहे हैं। किसके लिए? आप लोगों के लिए, आप लोगों की नौकरी के लिए, आप लोगों के सपनों के लिए।
अच्छा, इसमें ये इतनी चीजें करके भी हम कोई पेड कोर्स नहीं ले रहे, यदि इसमें लेते तब तो क्या, हाँ सर आपको फायदा सीधा सीधा, आप रेवेन्यू से होके कितना फायदा हो जाए, इससे ज्यादा तो कई गुना एफर्ट लग जाता अंदर। तो ये चीजें जो विद्यार्थी समझते हैं वो वास्तव में इस चीज को मानते भी है कि हाँ सर आपके द्वारा मेहनत की जा रही है, और नहीं समझते हैं वो थोड़े दिन बाद समझने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको समझ में नहीं आएगा, उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि पहले तो हम सिर्फ कहते थे कि हाँ यहां से पढ़ लो आएंगे सवाल, अब तो दिखती बात है कि हजारों की संख्या में सिलेक्शन हुए हैं, 2 गुना सूची में चयनित हुए हैं, 1 गुना में भी होंगे और यहीं आएंगे, आप खुद देखोगे उन्हें। सीरियस आपको रहना है, हम हमारी तरफ से हर एफर्ट को देते हैं। अपन मिलेंगे अब अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।